पंचायत हल्का पुलिया के किसान संपर्क अभियान में शिरकत करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर एवं किसान के हमारे संकल्प को साकार करने की दिशा में यह अभियान का एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस अभियान में शामिल होने के लिए मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला। इसके लिए मैं डुल्लू साहब, यहाँ के डायरेक्टर एग्रीकल्चर, अनंतनाग की जिला इंतज़ामिया, यहाँ के सभी प्रतिनिधियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मैं समझता हूँ कि सदियों से अनंतनाग की इस जमीन ने आला उसूलों पर चलते हुए न सिर्फ जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना किरदार निभाया है, बल्कि भारतवर्ष की रूहानियत में जोश और उमंग भी सदैव पैदा की है। अनंतनाग एक आध्यात्मिक नगरी है। इसकी फिजा में ही स्पिरिचुअलिटी की गहराई और तरक्की का जोश और जज्बा शामिल है। इस खुशगवार मौके पर मैं आगे अपनी बात कहूँ, उसके पहले चंद लाइनें आप सभी की नज़र के लिए पेश करता हूँ। कभी बादल, कभी कश्ती, कभी गर्दाब लगे, कभी बादल, कभी कश्ती, कभी गर्दाब लगे, वो बदन जब भी सजे कोई नया ख्वाब लगे। घर के आंगन में भटकती हुई दिन भर की थकन, घर के आंगन में भटकती हुई दिन भर की थकन, रात ढलते ही पके खेत सी सादाब लगे, पके खेत सी सादाब लगे। जब भी जम्मू कश्मीर के हर एक खेतों को मैं देखता हूँ तो स्वाभाविक रूप से मेरा सर अपने किसान भाइयों के पुरुषार्थ की वजह से गर्व से ऊंचा हो जाता है। प्रशासन के मेरे साथी और किसान भाइयों की मजबूत जोड़ी और उतने ही मजबूत उनके इरादे, इन्होंने ऐसा जादू खेत में किया है कि आज पूरा देश आपकी चर्चा कर रहा है। कुछ दिन पहले एक मीटिंग के सिलसिले में मैं दिल्ली गया था। सुबह का अखबार उठाया तो एक खबर पढ़ी कि अनंतनाग के किसान भाई लगभग लुप्त प्राय हो गई खुशबूदार राइस मुस्क बुदजी की खेती को फिर से नया जीवन देने का काम प्रारंभ कर दिया है। सागम मुस्क बुदजी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े सभी किसान भाइयों, इस कास्ट के कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग के अपने अधिकारियों के मिले जुले प्रयासों से इनकम बढ़ाने और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व सफलता इसके कारण हासिल हो रही है। साथियों, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये हमारे उस संकल्प का प्रमाण है कि खेती किसानी में लगे हाथ पैसे से भरे हों, धन धान्य से भरे हों, सभी घरों में संपन्नता हो। किसान बनने के लिए नई नस्ल भी उतने ही जोश से आगे आवे जैसा जुनून लोगों में नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए रहता है। और जिस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान या प्रोग्राम का जिक्र मेरे पूर्व डुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से किया। मैं केवल आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस पेशे में जो है, कोई डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर है उसका बेटा ऑफिसर बनना चाहता है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। ये जो 29 स्कीम्स लेकर के जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके दरवाजे पर आया है, मुझे ऐसा भरोसा है कि इसके पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसान का बेटा सबसे पहले किसान बनना चाहेगा, दूसरा कुछ नहीं बनना चाहेगा। साथियों, मैं देख रहा हूँ कि आज अगर खेती के लिए नए प्रयोग करने हों, फसलों का
डाइवर्सिफिकेशन करना, तो उसमें भी हमारे किसान भाई पूरे उत्साह से शामिल हो रहे हैं। इस बदलाव का मैं स्वागत करता हूं, चाहे मुस्क बुद्जी का पुनर्जीवन हो या फिर जिसका जिक्र हुआ अभी मेरे पहले, मस्टर्ड की खेती की वजह से कश्मीर में आई पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, यह इसी अभियान के कारण सफल हुआ है। और हमारा किसान और प्रशासन दोनों मिलकर के जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हम आज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि देश के समृद्ध किसानों की श्रेणी में हम सबसे ऊपर आवें। इस लक्ष्य के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर और रिलायड डिपार्टमेंट के हमारे सभी सहयोगी आपके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का हर एक किसान इस बात से वाकिफ़ है। पिछले वर्ष प्रशासन ने देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर और आप में से भी अनेक लोगों से चर्चा करके ये 5,103 करोड़ रुपए का एक प्लान बनाया, जिसका नाम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान दिया गया है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, ये पूरे देश के किसान भाइयों को केंद्र में रखते हुए एक अच्छी योजना हम सब ने बनाई। और मुझे खुशी इस बात की है कि कई राज्य अब हमारी नकल करने लगे हैं। ये पहली बार हुआ है। योजना ऐसी है जिससे जुड़ी सभी 29 स्कीम्स या प्रोजेक्ट, इसमें किसान भाइयों की आवाज़ शामिल है। उनके अनुभव, यहाँ के क्लाइमेट, खेती की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के फ्यूचर रोड मैप को तैयार करने की कोशिश की गई है। साथियों, इस योजना के माध्यम से जो हमारा संकल्प है कि अगले 5 साल में किसान भाइयों की आमदनी दुगना, वो पुराना शब्द हो गया, ये नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था और उस नारे के कारण मैं जानता हूँ कि अनेक ऐसी योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की कृषि क्षेत्र में और किसान भाइयों के लिए, जो शायद आज़ादी के बाद पहली बार शामिल हुए। जिक्र डीडीसी चेयरमैन साहब कर रहे थे। किसान के खाते में सीधे 2,000 रुपये हर 3 महीने पर पहुंच जा रहा है। अनेक योजनाएं, मैं समय नहीं कि मैं उसका जिक्र करूं। अब जैसा डुल्लू साहब बता रहे थे, ये जो अभी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जो आमदनी है, मेरा अपना मानना है डुल्लू साहब बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं। अगर ये करेंगे 8 घंटा काम तो कहेंगे 7 घंटा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लक्ष्य इन लोगों ने रखा है कि 37,600 करोड़ रुपए के कुल एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाकर 65,700 करोड़ रुपए इस स्कीम के कारण होगा। मैं इन लोगों से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं अफसर भी नहीं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कम से कम 90,000 करोड़ रुपए का आउटपुट निश्चित रूप से इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद होगा। अब अगर पूरी तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो डुल्लू साहब बता रहे थे कि 19,000 नए इंटरप्राइज जम्मू कश्मीर में तैयार होंगे। 3 लाख कृषि परिवार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मुझे मालूम है कि अनंतनाग के किसान भाइयों की मेहनत और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। आपके पुरुषार्थ, आपके पसीने की वजह से इस साल अनंतनाग जिले में मस्टर्ड कल्टीवेशन में 20% की अनुमानित बढ़ोतरी हुई है और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में नए प्रयोगों और मशरूम जैसी फसलों में केंद्रित प्रयासों की वजह से इस जिले में 3 नए ऑर्गेनिक क्लस्टर्स स्थापित हुए हैं ताकि आपकी मेहनत का एक एक पैसा आपके घर तक पहुंच सके। साथियों, एशिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां ट्राउट फिश का नाम लिया जाए और उसमें अनंतनाग का नाम न आवे। इस दिशा में भी किसान भाइयों को संसाधन सौंपने की कोशिश हुई है और मैं कहूँ कि बहुत ही सराहनीय प्रयास हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में
अच्छी खासी मात्रा में अनंतनाग के ट्राउट फिश का निर्यात सिक्किम और तमिलनाडु इन दो राज्यों में विशेष रूप से हुआ है। फिशरी सेक्टर का पहला फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अनंतनाग में ही स्थापित हुआ और बड़े पैमाने पर ट्राउट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कोशिश भी प्रशासन कर रहा है, किसान भी कर रहे हैं। उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट भी अब स्थापित हो रही है। मित्रों, ये आंकड़े आपके सामने रखने का मकसद एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को आपके सामने संक्षिप्त रूप से रखना है और आपसे अनुरोध करना है, गुजारिश करनी है कि पारंपरिक फसलों के अलावा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें अपनी काबिलियत से हमारे किसान भाई न सिर्फ अनंतनाग, जम्मू कश्मीर बल्कि देश का नाम रोशन कर सकते हैं और रूरल इकोनॉमी को तरक्की का मुख्य इंजन, ग्रोथ इंजन बना सकते हैं। मैं मानता हूं कि आज आवाम के चहुमुखी विकास का रास्ता गांव से ही होकर गुजरता है और इसलिए मैं किसान संपर्क अभियान में आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला। जिस मकसद से हमने यात्रा शुरू की है, जिन ख्वाबों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरे हों, किसान भाइयों को तेज रफ्तार से तरक्की के रास्ते पर चलाया जा सके। आप लोगों को ये जानकारी होगी कि 6 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक सभी जिलों में, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में 5000 जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के हमारे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं, 638 ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए आयोजित हुए। आज एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट का हर अधिकारी सभी 29 स्कीम्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में केवल जानता नहीं है बल्कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी इसका भी वो एक्सपर्ट हो गया है। मैं आपको एक छोटी घटना बताता हूँ। मेरे राजभवन में एक ऑफिसर हैं डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के, उनकी पत्नी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो मुझसे तो उन्होंने ही कहा, अपने साथी अफसरान से उन्होंने कहा कि साहब पता नहीं एग्रीकल्चर वाले क्या कर रहे हैं। मैं जब घर पहुंचता हूं तो मेरी बीबी लगती है भाषण देने कि 29 प्रोजेक्ट हैं, ऐसे लागू होंगे। तो मैं केवल इसलिए इसका उदाहरण दे रहा हूं कि बड़ी शिद्दत से अपने एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के सभी साथियों को ट्रेन किया गया है और ये बात हमें पता है कि केवल अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग से हमारा मकसद नहीं पूरा हो। जो असली स्टेक होल्डर हैं, ये तो एक साइड था, एक एस्पेक्ट था। जब तक असल किसान भाई पूरी तरह से इसके लिए प्रशिक्षित न हो जाएं, ये जमीन पर सही मायने में उतर नहीं सकता था। और तब आप तक असली जानकारी पहुंचे, योजना केवल फाइल में नहीं बल्कि खेत तक पहुंचे, इस अभियान की पूर्णता के लिए काम हो रहा है। और इसलिए 24 अप्रैल को किसान संपर्क महाअभियान शुरू किया गया और गांव-गांव जाकर हमारे प्रशासनिक अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों के साथ बैठकर उन्हें सभी 29 स्कीम्स की जानकारी दे रहे हैं, उनसे होने वाले लाभ के बारे में उन्हें विस्तार से बता रहे हैं, प्रशासन द्वारा मुहैया की जा रही सुविधाओं के बारे में बता रहे हैं। और केवल इतना नहीं, भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए उनका भी विवरण पूरी तरह से किसानों को बताने का काम इस अभियान में हो रहा है। और मित्रों, एक बात आप समझ लीजिए कि 2014 के बाद इस देश में केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं हुआ, आप ये मानिए कि पूरी कार्य संस्कृति में बदल हुई और ख़ास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से जोर किसानों पर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर रहा है। उसके लाभ आप तक पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका लाभ हम पूरी तरह नहीं उठा पा रहे। समय कम था, इसलिए डुल्लू साहब ने या हमारे बाकी साथियों ने नहीं बताया, मैं भी बहुत विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एग्री इंफ्रा फंड जो भारत सरकार ने बनाया है, अब जो आवंटन है जम्मू कश्मीर के लिए, उसका 10% भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे।
मैं डीसी साहब से हर जिले में जब मैं जा रहा हूँ तो ये बात कह रहा हूँ कि हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ किसान बना सकें, एग्री इंफ्रा फंड का हम उपयोग कर सकें। अब जैसा आप जानते हैं कि हार्टिकल्चर प्रोड्यूस हम बड़ी मात्रा में पैदा करते हैं। आने इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी पैदावार और बढ़ने वाली है, लेकिन हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ख़ासतौर से कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन की, वो बड़ी कम है। मैं आप सबसे किसान भाइयों से आग्रह करूंगा और जिला इंतजामिया से निवेदन करूंगा कि ऐसे किसानों को चिन्हित करना जो आगे आकर खुद इंटरप्रेन्योर बने, उन्हें पूरी मदद हमारा कृषि विभाग और हमारे कृषि वैज्ञानिक, और जहाँ तक बैंक की बात है, बैंकों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, बैंकों के साथ मीटिंग की जा रही है। और डीसी साहब, जो भी आपका बैंक का लीड ऑफिसर है, उसको ये सख्त हिदायत है कि अगर किसानों के काम में, नौजवानों के काम में कोई कोताही होगी तो प्रशासन बहुत सख्ती से निपटेगा ऐसे लोगों से। दुल्लू साहब ने मुझे बताया था कि जानकारी के अलावा सभी किसान भाइयों को उनके भविष्य की प्रयासों में सफलता के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाए। और मेरी इच्छा होती है कि मैं भी रोज जाऊं इस कार्यक्रम में, लेकिन मैं जाऊंगा तो प्रशिक्षण का काम बंद हो जाएगा, भाषण होगा और किसान की बात नहीं होगी, फिर सड़क की बात होगी। म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब कहेंगे साहब अस्पताल बनाइए। तो आज मैं टूरिज्म, सड़क, अस्पताल की बात करने नहीं, मैं केवल किसान और खेती की बात करने आया। अब आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की जो पूरी आबादी है, लगभग 70% लोगों का जीवन खेती और संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से। आप डुल्लू साहब ने भी कहा कि 13 लाख से ज़्यादा परिवार हैं। अगर 70% आबादी का जीवन हम बदल देते हैं, ट्रांसफार्म कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के ट्रांसफॉर्मेशन का 70% काम, 3/4 काम हम ऐसे ही पूरा कर लेंगे। बाकी सेक्टर्स पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, और लगभग 2,62,000 के आसपास ये हमारे मार्जिनल फार्मर, छोटे किसान, अब उनका जीवन अवश्य बदले, ये हमारी जिम्मेदारी। और कृषि सरकार या कृषि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब और कमज़ोर आदमी होना चाहिए। और जो किसान हमारे कमज़ोर हैं, मार्जिनल फार्मर, वो हमारी प्राथमिकता में सर्वोपरि है। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है और हमारी साझेदारी की जो ताकत है, और अगर हौसले हमारे बुलंद हैं, तो मैं आश्वस्त हूँ कि ये निश्चित रूप से पूरा होगा। आप सभी के प्रयास, आप सभी के पसीने और हमारे अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों के अनवरत प्रयासों का ये नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के किसान भाई आज पूरे देश में मंथली इनकम के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लेकिन इससे हमें संतोष नहीं है। 3 साल पहले हम 9वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर आए। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद देश में सबसे ज़्यादा मंथली इनकम जम्मू कश्मीर के किसान की हो, इस लक्ष्य के साथ इस स्कीम को हमें नीचे इम्प्लीमेंट करना है। खेत नहीं बदले हैं, हमारे लक्ष्य बदल गए, हमारे तरक्की की रफ्तार बदल गई। सैकड़ों सालों से ज़मीन वैसी ही है, लेकिन खेत पर अब राजनीति की नहीं बल्कि बरकत की, खुशहाली की फसल काटने का प्रयास जम्मू कश्मीर का प्रशासन कर रहा है। कृषि कानूनों में बदलाव से लेकर योजनाओं के सही इम्प्लीमेंटेशन, सब्सिडी उचित व्यक्ति तक पहुँचे, हर एक पैसा खेत तक पहुँचे, इसकी कोशिश की जा रही है। और मित्रों, सबसे खुशी का दिन वो होगा जब जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी पंजाब को पीछे छोड़ते हुए हरियाणा को देश में सबसे ज़्यादा हो। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए इस स्कीम से जुड़िए। हम सब ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि कृषि व्यवस्था में इस तरह का बदलाव जम्मू कश्मीर में हो जिससे किसान में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो, यहाँ आवाम की ज़िंदगी खुशहाल हो। आज़ादी के 75 साल बाद मुझे लगता है कि लोगों को यकीन हो रहा है कि सभी रिसोर्सेस तथा दीगर चीज़ों के अच्छे इंतजामात के साथ प्रशासन उनके पीछे खड़ा है।
सभी किसान भाइयों का, सभी किसान परिवारों का यह भरोसा हमें अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाने का हौसला देता है। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हर एक किसान भाई के चेहरे पर खुशी, उसकी जेब में उसकी मेहनत की कमाई और उसके घर में खुशहाली जम्मू कश्मीर प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य है। और तब तक हम सब कोशिश करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये ख्वाब हकीकत में न बदल जाए। साथियों, मुझे मालूम है कि भेदभाव की व्यवस्था समाप्त हो गई। उन मुश्किलों से किसान हमारे बाहर निकल रहे हैं और मैं आभारी हूं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। जैसा डुल्लू साहब बता रहे थे, जब विशेषज्ञों की समिति ने, एक्सपर्ट कमेटी ने प्रेजेंटेशन किया और कहा कि साहब 5013 करोड़ रुपए जो बजट है इसके अलावा लगाना, तो हम लोग भी सोच रहे थे कहां से लाएंगे, लेकिन एक भरोसा था कि बाकी विभागों के काम अगर कम करने पड़ेंगे तो कम किए जाएंगे, लेकिन किसानों के पैसे में कोई कमी नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से आश्वस्त किया कि किसानों के लिए जितना पैसा चाहिए उसमें कमी नहीं होने दी जाएगी, और इसलिए मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह भारतवर्ष विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरा, वैसी ही तरक्की, वैसी ही तब्दीली जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों के जीवन में आवे, इसके लिए 3 वर्षों में काफ़ी प्रयास हुआ है। और आगे जो हमारी ये 29 स्कीम्स हैं, उन्हें भी ईमानदारी से ज़मीन पर उतारने की हम कोशिश करेंगे। जिस रफ्तार से आज भारतवर्ष तरक्की कर रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक हम $5.4 ट्रिलियन की इकानमी बन सकते हैं और 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकानमी बन सकता है। इस तरक्की में हमारे किसान भाइयों का, उनकी मेहनत का बड़ा योगदान रहेगा। अनंतनाग के इस मंच से आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर भारत 2027 तक $30 ट्रिलियन की इकानमी बन सकता है, तो अनंतनाग और जम्मू कश्मीर भी इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दे। इसके लिए आज हम सबको संकल्प लेने की ज़रूरत है। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि तरक्की के इस सफ़र में आपकी पसीने की एक एक बूंद की सही कीमत आप तक पहुँचे, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ईमानदारी से, शिद्दत से काम करेगा। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि किसान संपर्क अभियान में बढ़ चढ़ करके सभी लोग हिस्सा लें, और डीसी साहब और जिला इंतजामिया से विशेष रूप से कहूँगा, जो किसान भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उन्हें अवश्य हम शामिल करें। हम अपने लक्ष्य में सफल हों, किसान भाइयों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को निश्चित रूप से पूरा किया जा सके, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कुछ हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने, डीडीसी के चेयरमैन साहब ने, मेंबर साहब ने, हमारे यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब ने, कुछ किसान भाइयों ने भी कई बातें कही हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी बातों पर जरूर गौर किया जाएगा और जनता की ज़रूरत से जुड़ी हुई जो समस्या है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जरूर हल किया जाएगा। अब एक एक मांग मैं पढ़ूंगा तो अनावश्यक वक्त लगेगा, लेकिन ये सच है कि पिछले 2.5-3 वर्षों में, अभी जैसा डीसी अनंतनाग ने बताया, 3 साल में प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार 12 गुनी बढ़ गई। वो मैग्डमाइजेशन हो, नई सड़क हो, जिस रफ्तार से पहले बनती थी हमारी रफ्तार 3 गुनी बढ़ गई। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण चल रहे हैं। टूरिस्ट के बारे में भी बताया, 1,88,00,000 लोग पिछले साल आए। लेकिन हमें अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी। हम चाहते हैं कि टूरिस्ट आवे, टूरिस्ट के साथ हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि वो फिर दोबारा आवे। कभी कभी ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, तकलीफ होती है। बाहर से आदमी आता है और वो आता है तो पैसा खर्च करता है,
उसको जानबूझ करके ठगा जाए, उसके साथ नाइत्तफाकी कराई जाए। मुझे लगता है कि ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी, खास तौर से जो समाज के प्रबुद्ध लोग, जो चुने हुए प्रतिनिधि, उनसे मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं की सूचना जब मिले तो आपको भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। जिला प्रशासन हर कोशिश कर रहा है। चेयरमैन साहब बता रहे थे कि G20 का आयोजन 22, 23, 24 मई को श्रीनगर में हो रहा है। हम सब कोशिश कर रहे हैं और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जम्मू कश्मीर के प्रशासन का आयोजन नहीं है, यह आयोजन जम्मू कश्मीर की आवाम का है। पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर के बारे में एक धारणा बनेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आयोजन हम कर रहे हैं, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट हो, यहाँ का हैंडलूम हो, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट हैं, अगर यहाँ के सारे लोगों ने इस काम को सही ढंग से अंजाम दिया तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक्सपोर्ट अब हमारा अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है, कालीन हो या पश्मीना हो या बाकी चीज़ें हों, वो आने वाले दिनों में और तेज रफ्तार से बढ़ेगा और दुनिया के इन सभी देशों में कश्मीर का सामान पहुंचेगा। ये एक अच्छा अवसर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ उपलब्ध हुआ है। कुछ लोग हैं जिनको बुखार चढ़ जाता है, कुछ भी अच्छा होता है, अपने तो किया नहीं, अब कुछ होता है तो उनके पेट में दर्द होता है, उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम जो है, उसकी खुशी के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 500,000 लोगों जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का ठेका लिया था लंबे समय से, उनके इशारे पर जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करने वाला नहीं है। आवाम की एक एक बात पर ध्यान देने, गौर करने का मुझे लगता है हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। एक सामान्य किसान, सामान्य मजदूर, सामान्य आदमी भी कोई शिकायत करेगा तो इस शिकायत पर पूरी तरह से गौर करके उसका समाधान करने की निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जब भी लगे कि कोई रास्ता ऐसा है जिस रास्ते को और ठीक किया जा सकता है, कोई निर्णय हमारा ऐसा है जिस निर्णय में बदलाव की जरूरत है, उसमें आवाम की भलाई है, तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि वो निर्णय आपके हक में तुरंत बदला जाएगा। आपकी भलाई, आपकी तरक्की, आवाम की तरक्की, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और यही भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है। इतनी ही बात कहता हुआ मैं कृषि विभाग को, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों जिन्होंने ये आयोजन किया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अनंतनाग की जिला इंतजामिया को भी विशेष रूप से, और अंत में 4 पंक्तियाँ कह के कि दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दोस्ती अपनी भी कुछ रोज जमाने से रही। फासला चांद बना देता है हर पत्थर को, फासला चांद बना देता है हर पत्थर को, दूर की रोशनी नज़दीक तो आने से रही, दूर की रोशनी नज़दीक तो आने से रही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।